नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के पहले दिन अमित शाह ने विपक्षी दलों के महागठबंधन की कोशिशों को बताया हार का खौफ। कहा 5 सालों में सरकार ने देश हित में किए कई काम। राम मंदिर निर्माण की दिशा में कांग्रेस पर रोड़े अटकाने का लगाया आरोप। सरकार की ठोस नीतियों से गरीबों और मध्यम वर्ग को मिला सबसे ज्यादा फायदा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लिखा ब्लॉग। कहा 5 सालों में मध्यम वर्ग पर नहीं बढ़ने दिया टैक्स का बोझ। लगातार सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है भारत। सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा ने नौकरी से दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय चयन समिति ने कल फायर सर्विसेज और होमगार्ड विभाग में किया था तबादला। भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। दो 2019 में 32 स्पेस मिशन की तैयारियों में जुटा इसरो। अप्रैल तक चंद्रयान 2 किया जा सकता है लॉन्च। दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा मानव मिशन गगनयान। और पुणे में चल रहे खेलो इंडिया में महाराष्ट्र का शानदार प्रदर्शन जारी। 20 स्वर्ण समेत 66 पदकों के साथ पहले पायदान पर कायम। दूसरे नंबर पर काबिज दिल्ली को अब तक मिले 14 गोल्ड समेत 38 पदक। और आइए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठक शुरू हुई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राम मंदिर को पार्टी का संकल्प बताया और 10% स्वर्ण आरक्षण को मोदी जी के साहस का प्रतीक बताया। आज ही किसानों के मामले पर भी पार्टी प्रस्ताव भी इस अधिवेशन में आने वाला है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो। हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा, मगर कांग्रेस पार्टी अंदर रोड़ा अटकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी गठबंधन के साथ देश के स्तर पर बनने वाले विपक्षी गठबंधन को सिर्फ मोदी विरोध करार दिया। उन्होंने कहा कि एक दूसरे का मुंह न देखने वाले आज हार के डर से एक साथ आ गए हैं। वो जानते हैं कि अकेले नरेंद्र मोदी जी को हराना मुमकिन नहीं है। वो ही यूपी के लिए आज कह रहे हैं कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। एक दूसरे के साथ एक सोफे पर न बैठने वाले आज हाथ मिलाकर उठाकर क्यों घूम रहे? क्योंकि उनको मालूम है कि अकेले मोदी जी को हराना असंभव है, इसलिए वो इकट्ठा हुए। क्या है गठबंधन? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। आज फिर से एक बार हराने का समय। 2014 में 6 राज्यों में बीजेपी की सरकारें थीं और आज 16 राज्यों में हमारी सरकार है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का जनाधार तेजी से पूरे देश में बढ़ा है और एक बार फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी।
विजयी नेता हमारा नेतृत्व करा है, उसके नेतृत्व में 2019 के अंदर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने का संकल्प लेकर हमें जाना है। और मित्रों, मैं आपको एक बार कहना चाहता हूं, एक बार 2019 की सरकार बना दीजिए, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठने से कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन और इस विषय पर ज्यादा विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं पंचानंद मिश्रा, हमारे संवाददाता जो कि इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, उनसे लेंगे लेटेस्ट अपडेट। पंचानन अधिवेशन का आज पहला दिन है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपना संबोधन दिया है। क्या मुख्य बातें रहीं और साथ ही प्रस्ताव पास किए जाने की भी बात सामने आ रही है? अमृता, देखिए, ये राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है और ये अब तक कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन है, जहां पर 10 से और 12,000 के बीच में जो पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक से लेकर और जिले के स्तर तक, वो उनको यहां पर बुलाया गया है। एक जो बिल्कुल थीम साफ नजर आ रही है कि आगामी जो 2019 का, यानी कि कुछ महीनों बाद जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसके लिए पूरी तरह से तैयारी है। और हर जगह आप यहां पर जितने भी बैनर पोस्टर वहां पर देखेंगे, अब की बार फिर से मोदी सरकार, इस नारे को लिखा गया है। तो ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि इस पूरे अधिवेशन की थीम मोदी सरकार को दोबारा लाना है। और इसमें अमित शाह का जो वक्तव्य है आज का, उन्होंने हर मुद्दे को यहां पर छुआ। जो हाल में संसद से पारित किया गया 10% आरक्षण हो, चाहे सवर्णों का, या उसके अलावा किसानों के लिए उठाए गए कदम हो, सभी का उन्होंने जिक्र किया। और साफ तौर पर जिस राम मंदिर की बात मानी जा रही थी, क्या उसका जिक्र होगा, उस राम मंदिर पर उन्होंने स्थिति साफ की कि पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है राम मंदिर बनाने के लिए। कांग्रेस पर आरोप लगाया कि रोड़े अटकाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि 2019 में किस तरह से मोदी को वापस लाना है, मोदी सरकार को वापस लाना है, ये पूरा रोड मैप इसमें बन रहा है। और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जा रही है कि जो भी अगर हार हुई है पिछले 3 राज्यों में, जो बड़े राज्य थे, उससे हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बड़ा नेतृत्व उनके पास है। इससे बड़ा चेहरा अपोजिशन के पास नहीं है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर 2019 का रोड मैप, उसकी तैयारी के तौर पर इस पूरे अधिवेशन को, और ये कार्यक्रमों का भी यहां पर विस्तार दिया जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीनों में जब पार्टी चुनाव तक जाएगी, उसके बीच में पार्टी ने क्या क्या कार्यक्रम रखे हैं, जिससे कि उनको एक नया संदेश दिया जाए कि इसके जरिए उनमें उत्साह और जोश को भरा जा सकता है। जी पंचानंद, तो कुल मिला के 2019 लोकसभा चुनाव के लिए एक रोड मैप की तैयारी इस अधिवेशन के माध्यम से। अपने गेस्ट का रुख करेंगे रामकृपाल सिंह जी का। सर, अब की बार फिर मोदी सरकार, एक एजेंडा तय हो चुका है अधिवेशन के पहले ही दिन, और जो कार्यकर्ता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं जो पहुंचे हैं इस राष्ट्रीय अधिवेशन में, उनमें उनको जीत के लिए मंत्र दिया जा रहा है इस अधिवेशन के माध्यम से। बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूं कि आज जो कुछ अमित शाह जी की स्पीच में आया है, उसका 2 ही ये है कि 4.5 साल, करीब तो 4.25 साल कह लीजिए, जो काम किया है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए और मध्य वर्ग के लिए, चाहे वो बिजली पहुंचाना हो घर घर, शौचालय खोलना हो, बैंकों तक सबका गरीबों का खाता खोलना हो, सीधे उनके खाते में सब्सिडी जो भी मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसको डीबीटी कहते हैं, वो जाना हो, ये जो भी 4.5 साल में किए गए हैं वो। और अभी हाल फिलहाल में पिछले दिनों में जो 3 बहुत मुख्य रूप से हुए हैं, एक आर्थिक आधार पर, आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार ये सिर्फ आर्थिक रूप से एक आरक्षण का ही मामला नहीं है, मैं इसको एक बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक नैरेटिव मानता हूँ। क्योंकि देखिए, सबसे पहले क्या होता है, पेट के ऊपर नाक होती है। इंसान, उसको नौकरी मिले न मिले, लेकिन एक वो हकदार है, ये एक सोशल एम्पावरमेंट बहुत बड़ा होता है। तो जो आबादी आरक्षण के बाहर छूट गई थी, आरक्षण के परिधि के बाहर थी, आज उसको ये है कि ये हक हमें भी मिला है। तो बहुत बड़ी बात होती है कि एक सोशल एम्पावरमेंट, उस गरीब तबका का भी जो सब गलती से किसी की जगह पैदा हो गया या कोई अपना तय करके तो पैदा नहीं होता, एक बच्चा जो कहीं भी पैदा हुआ है, लेकिन अगर आरक्षण हकदार नहीं है, अगर उसकी इतना विपन्न है कि समाज अगर सोचता है कि उसको मदद मिलनी चाहिए, तो पहली बार किसी व्यक्ति ने, किसी प्रधानमंत्री ने इसमें पहल की और उसको कानून का रूप दिया।
एक नागरिकता वाला है कि अगर जो लोग प्रताड़ित हैं, निकाले गए हैं कहीं से भी, जो हमारे भारतवंशी रहे हैं कहीं भी किसी तरह से, उनको अगर नागरिकता वो अपने देश स्वदेश में वापस आना चाहते हैं या आए हुए हैं तो उनको एक सम्मानजनक ढंग से जीवन यापन का अवसर मिले। ये भी तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं। तो बेसिक रूप से यह है कि लोग जाएं, सांसद विधायक वापस जाएं और जो अब समय 100 दिन रह गए हैं इसमें वो बताएं कि देखिए हमने ये किया है जी, हमने विकास का ये वृक्ष लगाया है और अब अगर आएंगे तो इसको कैसे और हम आगे बढ़ाएंगे और सारी चीज़ें तो जो अब तक किया है और जो भावी एक जिसको मोदी कहते हैं न्यू इंडिया, जो उनका सपना है कि 2022 तक एक नए भारत का निर्माण वो हो जाएगा, तो उसके लिए भावी अभी क्या क्या काम बच गए हैं जो आपको करना है और इसके लिए सरकार है। उसमें जाहिर सी बात है कि एक मंदिर का भी इशू है जो इनका कमिटमेंट था, मैनिफेस्टो में था, लेकिन चूंकि मामला सब जुडिस है, कोर्ट में चल रहा है और कोई भी सरकार, किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात है कि सबसे बड़ा जो हमारा जुडिशरी है, न्यायालय है, वो सबसे बड़ा, वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसकी अवमानना करके कोई काम नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आज अमित शाह जी ने भी वही कहा जो मोदी जी ने ANI के साथ इंटरव्यू में कुछ दिनों पहले कहा था कि हम इंतजार करेंगे। हालांकि उसमें विपक्ष के लोग उसको टाइम खींच रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, किसी तरह से निकल जाए, लेकिन अल्टीमेटली अदालत में है तो फैसला आएगा ही। बिल्कुल, प्रधानमंत्री अपनी हर जनसभाओं में ये कहते भी रहे हैं कि सरकार का लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास और उन्हीं नीतियों के तहत वो आगे बढ़ रही है। इसलिए जो दबे शोषित वर्ग हैं, जो अति निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए सरकार नीतियां बनाती है और काम करती है और इसका कितना फायदा इस चुनाव में मिलता है वो देखना होगा। सर, अब आखिरी सवाल, किसी तरह की चुनौती आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि एक महागठबंधन तैयार हो रहा है, जैसा कि अमित शाह ने कहा भी कि सब डर के एकजुट हो रहे हैं मोदी जी से मुकाबला करने के लिए, इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो मुखिया होता है ना, सवाल उसी से पूछे जाते हैं और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई ऐसा व्यक्ति तो है जिससे आपकी इतनी आकांक्षाएं जुड़ी हों। आप कितना पूरा कर पाते नहीं, लेकिन अगर मुझसे कोई बहुत बहुत कुछ चाहता है तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी से अगर बहुत कुछ लोगों ने उम्मीद लगा रखी है तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक ऐसी सरकार है जिससे लोग इतनी उम्मीद बांधे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी मुखिया होते हैं जिनसे कोई उम्मीद रखता ही नहीं, अगर उन्होंने कुछ अच्छा कर दिया तो वो आश्चर्य होता है। जिनसे उम्मीद नहीं उनसे सवाल कौन पूछेगा? मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर देखिए, बहुत बड़ा लोकतंत्र है 130 करोड़ का, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जितनी विकास की योजनाएं हैं, बिजली ये पूछ के नहीं जाती कि आप कौन से हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, कहाँ पे हैं, अमीर हैं, गरीब, जो सबके घर में पहुंच रही है बिजली है। तो जो भी विकास की योजनाएं रही हैं वो 130 करोड़ को ध्यान में रख के बनाई गई। निश्चित तौर पर चर्चा लंबी चल सकती है, समय की बाध्यता है, इसलिए आपको माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी। तो अधिवेशन का आज पहला दिन था, कल दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संबोधित करेंगे। देखना होगा किस तरीके से अपने भाषण से जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहाँ रहेंगे उनमें जोश भरते हैं, जीत का मंत्र देते हैं। शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और पहली खबर में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जनवरी का दूसरा हफ्ता खत्म हो रहा है और कुछ ही दिनों बाद बजट आएगा। बजट से सभी की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, लाजमी है आपकी भी कई उम्मीदें होंगी। ये जरूरी नहीं है कि नया टैक्स लगाओ या किसी और को कम करो, बट जो आपकी इंटेंशन है और सेम चीज़ एक्सपेंडिचर साइड पे भी अप्लाई कर सकती है। तो गवर्नमेंट अगर सोचती है कि हम बड़ी स्कीम जैसे वो डिस्कस कर सकते हैं, जो चर्चा हो रही है मीडिया में, अनाउंस कर सकते हैं। जो भी सरकार हो उसकी ये होनी चाहिए कि कैसे कृषि क्षेत्र से लोगों को इंडस्ट्री में लाया जाए, क्योंकि इस किस्म का इकोनॉमी का ढांचा सस्टेनेबल नहीं है। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीते 5 सालों में सरकार ने जो भी नीतियां तैयार की उनका सबसे ज्यादा फायदा देश के गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को मिला।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज फेसबुक पर ब्लॉग में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई उपाय किए, जिनमें आरक्षण का फैसला भी शामिल है। उन्होंने लिखा कि गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का तरीका होता है और सरकार ने उन्हीं के मद्देनजर प्रयास किए। वित्त मंत्री ने लिखा कि यह सरकार के किए कामों का ही नतीजा है कि देश में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, इससे कारोबारियों को फायदा मिला और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर पड़ा। उन्होंने लिखा कि यह पहला मौका है जब किसी सरकार के पूरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। अरुण जेटली ने लिखा कि सरकार ने बीते 5 साल में मध्यम वर्ग के लोगों की जेबों पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने टैक्स प्रणाली में बदलाव के लिए लाए गए जीएसटी को भारत में सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता के अनुकूल उपाय बताया। और सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा ने अपने तबादले के एक दिन बाद ही नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। अपने त्याग पत्र में आलोक वर्मा ने कहा कि यह सामूहिक आत्ममंथन का क्षण है। आलोक वर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति ने कल ही सीबीआई निदेशक के पद से हटाया था। आलोक वर्मा को सिविल डिफेंस, फायर सर्विसेज और होमगार्ड विभाग का महानिदेशक बनाया गया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव को भेजे गए अपने इस्तीफे में आलोक वर्मा ने कहा कि वो अपनी सर्विस 31 जुलाई 2017 को ही पूरी कर चुके थे और सिर्फ सीबीआई निदेशक के पद पर कार्यरत थे। आलोक वर्मा ने यह भी लिखा कि वो सिविल डिफेंस, फायर सर्विसेज और होमगार्ड का महानिदेशक बनने के लिए तय आयु सीमा को पार कर चुके हैं। आलोक वर्मा भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं और सीबीआई निदेशक के पद पर उनका 2 साल का कार्यकाल इसी महीने यानी कि 31 जनवरी को पूरा होना था। और रिश्वत के आरोपों से घिरे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राकेश अस्थाना की उस याचिका को आज रद्द कर दिया जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही मामले में अन्य आरोपी सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार और बिचौलिए मनोज प्रसाद के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी रद्द नहीं की जाएगी। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो आरोपियों के खिलाफ अपनी जांच को 10 हफ्तों में पूरा करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को राकेश अस्थाना और सीबीआई के ही डीएसपी देवेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। राकेश अस्थाना के खिलाफ सीबीआई के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा ने कथित 2 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। और एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत 1 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज मामले से जुड़ी सुनवाई हुई। घोटाले के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई की तरफ से सेक्रेटरी जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने ये कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी की तफ्तीश आखिरी दौर में है, जिसे पूरा करने के लिए थोड़ा वक्त और दिया जाए। इसके बाद मामले की सुनवाई 1 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी के साथ कोर्ट ने पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत को भी अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है। अब सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय 1 फरवरी तक दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर आरोप है कि 3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल मैक्सिस डील मामले में उन्होंने कथित तौर पर विदेशी निवेश के लिए नियमों की अनदेखी की। और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया है। हत्या के 16 साल पुराने इस मामले में राम रहीम के अलावा अन्य 3 को भी दोषी करार दिया गया। राम रहीम समेत सभी दोषियों को 17 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। जापान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल हाउस ऑफ काउंसलर्स के सदस्यों ने आज संसद भवन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से मुलाकात की और इस मौके पर राज्यसभा सदस्य भुवनेश्वर कालिता और राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा भी मौजूद रहे। भारतीय सम्मेलन इस महीने 21 से 23 जनवरी को वाराणसी में मनाया जाएगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे और इसके पहले 21 जनवरी को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यूथ प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करेंगी।
सम्मेलन के आखिरी दिन 23 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशिष्ट प्रवासी भारतीय अतिथियों को प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजेंगे। इस बार सम्मेलन में 5000 से ज्यादा प्रवासी भारतीयों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में 7 सत्र होंगे। सम्मेलन में आने वाले अतिथियों को कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज ले जाया जाएगा और फिर वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शरीक होंगे। हमने तारीख रखी 21, 22, 23, 24 को हम उनको कुंभ ले जाएंगे, 25 को हम वापस उनको दिल्ली ले आएंगे ताकि 26 को गणतंत्र दिवस परेड वो लोग देख सकें। कुंभ के अंदर उनके उस दिन का खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, क्योंकि कुंभ के अंदर उन्होंने पहले बहुत बड़ा एक बंदोबस्त किया, बहुत बड़ा इंतजाम किया। पिछली बार टोटल जाकर हमारे और बाहर के सारे मिलाकर, और उसमें ज़्यादातर भारतीय ज़्यादा थे, 5000 के करीब की नफरी हुई थी। अब की बार रजिस्ट्रेशन 5000 हो गए। 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 32 स्पेस मिशन की तैयारियों में जुटा है। इसके तहत मध्य अप्रैल तक चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की योजना है। इसरो चीफ के सिवन ने आज इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसरो की सबसे बड़ी प्राथमिकता गगनयान है और पहले मानवीय मिशन के लिए दिसंबर 2021 का समय तय किया गया है। और कुंभ मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलियत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जल सुरक्षा को लेकर की गई चक्रव्यूह रचना किसी किले से कम नहीं। इसके साथ ही मेला परिसर में जवान हर समय मुस्तैद हैं सुरक्षा के लिए। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ, जहां लाखों श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। प्रयागराज में 15 जनवरी से शुरू हो रहे कुंभ मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु लगातार कुंभ नगरी पहुंच रहे हैं। जब आयोजन इतना बड़ा है तो जाहिर है सुरक्षा इंतजामात भी खास ही होंगे। सरकार ने कुंभ परिसर में किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए चाक चौबंद बंदोबस्त किए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। आतंकी वारदात को नाकाम करने के लिए यूपी एटीएस ने कमांडो दस्ते भी तैनात किए हैं। पहला शाही स्नान 15 जनवरी को होना है, लिहाजा श्रद्धालुओं के लिए कुंभ नगरी के हर इंच को महफूज बनाया जा रहा है। इतना सुरक्षा बल और हम लोग गोताखोर, जल पुलिस और पीएसी बल जो भी लगे हैं वो अपनी ड्यूटी पर, आप देखेंगे पूरा संगम आगे चल के देखते हैं, हर जगह आपको तैनात मिलेंगे, अलर्ट हैं। किसी प्रकार की ऐसी दुर्घटना होने की दूर दूर तक मुझे संभावना नजर नहीं आती है। स्नान के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ और गंगा का बहाव ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। नदी की धारा में कोई भी श्रद्धालु नहीं बहे, इसके लिए करीब 5 किलोमीटर लंबे फ्लोटिंग डिब्बों की व्यवस्था बनाई गई है। ये करीब 5 किलोमीटर लंबा, जो आप किनारे किनारे बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये पानी ये 5 किलोमीटर लंबे लगे हैं गंगा और यमुना के दोनों किनारे पे, ताकि कोई नहाने वाला आदमी बह के अंदर न चला जाए, या अगर कोई खतरनाक जल जीव पानी में है तो वो आदमी को पकड़ने के लिए इधर न आ जाए। इसके अलावा कुंभ में एक और नया नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पहली बार 71 देशों के झंडे लहरा रहे हैं, जिनका मकसद दुनिया भर में आस्था के पर्व कुंभ का प्रचार करना है। सरकार की कोशिश है कि यहाँ आने वाले देश विदेश के मेहमान कुंभ से बेहतरीन यादें लेकर लौटें। कुंभ में इस बार सुरक्षा से लेकर सहूलियत का खास ध्यान रखा गया है, लेकिन आपको प्रशासनिक निर्देशों का भरपूर पालन करना होगा ताकि आप बेहतर तरीके से कुंभ स्नान कर सकें। कैमरामैन डीके पांडे के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, प्रयागराज।